डीएनए में जो अगली खबर हम आपको बताने वाले हैं वो राहुल गांधी की सोच का जो लगातार उन्होंने अपना मंथन करके कई मंचों से राहुल गांधी ने बताया, उसके बाद आरएसएस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि पिछले 3 दिनों से हरियाणा के पानीपत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक चल रही थी और आज इस बैठक का आखिरी दिन था। इस बैठक में संघ ने कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किए और वर्ष 2025 में स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए इस बैठक में चुनावी वर्ष 2024 की तैयारियों और शताब्दी वर्ष की योजना पर बातचीत हुई। लेकिन इस बैठक में कुछ ऐसे अहम मुद्दे भी थे जिन पर संघ ने देश की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था पर अपना विचार रखा है। इन विचारों ने देश के अलग अलग वर्गों और राजनीतिक दलों में खलबली मचा दी है। संघ ने अपनी इस बैठक में 7 मुख्य मुद्दों पर अपनी राय रखी है और इन मुद्दों में जो पॉइंट्स है वो हम आपको अभी समझा रहे हैं, वो आपको दिखाएंगे भी। और इन मुद्दों को जरा आप गौर कीजिएगा क्योंकि संघ ने इस पर बहुत चर्चा की है। पहला रहा राहुल गांधी का कैम्ब्रिज में दिया गया बयान, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठे। दूसरा, तमिलनाडु में हिंदी भाषियों पर हुए हमले। तीसरा मुद्दा रहा समलैंगिक विवाह पर सरकार की राय। चौथा मुद्दा रहा हिंदू राष्ट्र का विचार। पांचवा मुद्दा रहा संघ में महिलाओं की स्थिति। छठा विचार रहा मुस्लिमों को संघ से जोड़ने की रणनीति। सातवां विचार रहा इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा के मुस्लिम देश की मांग वाला बयान। वर्ष 2024 की योजना तैयार करने के दौरान इन 6 मुख्य मुद्दों पर विचार विमर्श किए गए। इनमें से कुछ पर संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले ने संघ की सोच को स्पष्ट किया। सबसे पहले अगर हम राहुल गांधी के ब्रिटेन के अलग अलग मंचों पर दिए गए सरकार विरोधी बयानों की बात करें तो दत्तात्रेय होसबाले ने कुछ ऐसा कहा जिससे कांग्रेस पार्टी नाराज है। राहुल गांधी ने लंदन में आरएसएस को लेकर कहा था कि इसके विचार रूढ़िवादी और फांसीवादी हैं। इसको लेकर दत्तात्रेय होसबाले ने पहले तो कांग्रेस पर इमरजेंसी लगाने को लेकर तंज कसे और फिर कहा कि कोई कुछ भी कहे, संघ अपना काम करता रहेगा, हाथी आगे बढ़ता रहेगा। अब वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, जिसकी पहली लाइन है हाथी चले जाते हैं और बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, इसलिए प्रतिक्रिया सुन लीजिए। मुझे लगता है इसके बारे में कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड की हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद हैं, मैंने बताया पहले, he should be more responsible. इमरजेंसी जो लागू हुई थी उस समय मैं जेल में था, मुझे जेल में भेजा था कांग्रेस ने। मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को इसे किया, जिन्होंने हिंदुस्तान में संविधान को इस प्रकार किया, हिंदुस्तान को जेल बनाया था, उन्होंने आज तक उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी। उनको लोकतंत्र के बारे में कहने के नैतिक अधिकार है क्या, देश पूछना चाहिए। कृपया बताइए, यू शुड मेक मोर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज देश में लोग सोचते हैं, देश के लोगों को विचार मालूम है, इतिहास मालूम है। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, हम अपने काम करेंगे, हाथी आगे चलती रहेगी। राहुल गांधी को आरएसएस की तरफ से जवाब तो आपने सुन लिया, लेकिन इस देश में एक और मांग उठी। उस मांग के बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ था और इसी साल बंटवारा भी हुआ था, जिसकी मांग उस वक्त देश की दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मुस्लिम लीग ने की थी। इसके अगुवा मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिस वक्त देश की आजादी की चर्चा थी, ब्रिटिश हुकूमत भी आजादी आंदोलन के आगे झुककर भारत को आजाद करने पर मान गया था। और उस दौर में यानी कि वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम देश की मांग की थी।
वर्ष 1946 में जब प्रांतों के विधानमंडल के लिए चुनाव हुए तो इसमें मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान के लिए राजनीतिक कैंपेन चलाया। मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों ने अलग देश के नाम पर वोट मांगे थे और तब यह माना गया कि जो लोग मुस्लिम लीग का समर्थन कर रहे हैं वो पाकिस्तान चाहते हैं। उस वक्त देश में करीब 60 लाख मुसलमानों को वोट करने का अधिकार हासिल था, जिसमें से 45 लाख वोट मुस्लिम लीग को मिले थे। इस चुनाव में मुसलमानों के लिए रिजर्व सीट में से करीब 87% सीटें मुस्लिम लीग ने जीत ली थी। उस वक्त के तीनों मुस्लिम बाहुल प्रांत बंगाल, पंजाब और सिंध में मुस्लिम लीग ही जीती थी। एक तरह से बड़ी संख्या में उस वक्त देश के मुसलमानों ने अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान पाने के लिए वोट किया था। हम आपको यह जानकारी इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि इसी तरह की बात हाल ही में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने की है। उन्होंने अलग मुस्लिम देश की मांग वाला एक बयान दिया, जिसके बाद देश में उनके खिलाफ गुस्सा देखा गया। तौकीर रजा ने यहां कह दिया कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र की मांग सही है तो उसी तरह से खालिस्तान और मुस्लिम राष्ट्र की मांग भी सही है। हम आपको तौकीर रजा का वो बयान सुनवाते हैं, उसके बाद बताते हैं कि इस मसले पर संघ क्या सोच रहा है। अगर हिंदू राष्ट्र की मांग करना दुरुस्त है, सरकार हिंदू राष्ट्र वालों पर कोई मुकदमा कायम नहीं करती है, उन पर गिरफ्तारी नहीं करती है, तो फिर जो खालिस्तान की मांग करते हैं उनकी मांग भी जायज है, उनकी मांग की भी हिमायत की जाएगी। अगर आप हिंदू राष्ट्र की मांग करोगे तो उनकी जायज मांग को उनके खिलाफ क्यों मुकदमे किए जाते हैं? तो खालिस्तान की मांग अगर गलत है तो हिंदू राष्ट्र की मांग भी गलत है। जो खालिस्तान की मांग करने वालों पर कार्रवाई की गई है, की जाती है, वो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 23 दिनों का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, वरना हमें अंदेशा इस बात का है कि कल ऐसा ना हो कि ये हिंदू राष्ट्र वाले इतनी नफरतें बढ़ा दे, इतनी परेशानियां बढ़ा दे, अफरा तफरी का माहौल बने और हमारे नौजवान कल खड़े हो जाए और जो वो ऐलान करें कि हमें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए। हम अपने मुल्क का एक और बंटवारा किसी कीमत पर नहीं होने देना चाहते। हम अपने देश से प्यार करते हैं। वैसे सच ये भी है कि हिंदू राष्ट्र संघ का एक विचार है जिसको लेकर अक्सर विवाद होता रहा है और इसी को लेकर तौकीर रजा ने अलग खालिस्तान और अलग मुस्लिम देश की मांग को जायज बता दिया। ये विचार कुछ ऐसा ही है जैसे जिन्ना वाली मुस्लिम लीग ने 1946 में दिया था। तौकीर रजा शायद भूल गए कि 1946 में भी अलग मुस्लिम देश की मांग ने ही देश को बंटवारे का दर्द दिया था। तो भारत के नए टुकड़े की चर्चा पर संघ ने साफ साफ कहा है कि देश को तोड़ने का विचार देने वालों को के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देश तोड़ने वाली शक्तियों के काम पहले से हो रहा है। भारत को टुकड़े टुकड़े करेंगे इस यूनिवर्सिटी के कैंपस से ही लोगों ने बोला है, लेकिन लोगों के एक जवाब भी उसको मिला है, ऐसे वो नहीं हो सकता। और देश को तोड़ने वाली शक्तियां स्वयं के स्वार्थ के कारण और विदेशी कई प्रकार के षड्यंत्र के कारण यहाँ इस देश में हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में हुआ है, दक्षिण में हुआ है, हर जगह पर यूनिवर्सिटीज में किए हैं। लेकिन उसके जवाब देने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, ताकत भी है। इसलिए संघ के स्वयं से भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस विषय को विरोध करने का, काउंटरिंग करने के आर्गुमेंट्स, नैरेटिव बिल्डिंग, इसे मैंने कहा ये है। और कानूनी कुछ करना है को देश के साथ विरोध करने का जो अपराध करते हैं उसको सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। दूसरा, आपने जो कहा देश तोड़ने वाली शक्तियां हर जगह काम करती हैं, तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, सावधानी रहनी पड़ेगी। उस दृष्टि से भी हमारा प्रयत्न है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में जो वीकर सेक्शंस होते हैं समाज में इस प्रकार के, वहाँ कन्वर्सन करके विदेशी हित में करने के लिए प्रयत्न करके जानबूझकर भारत विरोधी करने का प्रयत्न होता है, वहाँ चौकन्ना रहेंगे। वहाँ उसको रोकने के लिए स्थानीय समाज जागरूक हो। सच तो यह है कि तौकीर रजा का यह बयान एक ऐसे वक्त पर आया है जिसमें हिंदू राष्ट्र को लेकर नई चर्चाएं उठ रही है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच संघ का जिक्र होना लाजमी था। इसलिए संघ की इस बैठक में हिंदू राष्ट्र के लिए उनके कॉन्सेप्ट को लेकर सवाल जवाब हुए। दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के हिंदू राष्ट्र वाले कॉन्सेप्ट पर कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र एक सांस्कृतिक अवधारणा है। इसका मतलब धर्म शासित देश नहीं है।
आपने हिंदू राष्ट्र के बारे में संघ ने बहुत पहले कहा है, ये कल्चरल कॉन्सेप्ट है, ये थियोक्रेटिकल नहीं है। हम 100 साल से हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का अर्थ ये है, भारत हिंदू राष्ट्र है, कोई बनाना नहीं है, हिंदू राष्ट्र है ही। स्टेट एंड नेशन आर डिफरेंट। कॉन्स्टिट्यूशन से एस्टैब्लिश होने वाली चीज जो है इट इज स्टेट, एक स्टेट पावर, राज्य शक्ति है। नेशन इज ए कल्चरल कॉन्सेप्ट। इसलिए भारत के नेशन जो है यह हिंदू नेशन है, यानी यहाँ के कल्चरल कॉन्सेप्ट जो है वो इस देश के, उसको हिंदू कहो, इंडिक कहो, आर्य कहो, सनातन कहो, देयर आर 100 नेम्स, वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है। देश के मुस्लिमों के विचार संघ के हिंदू राष्ट्र वाले विचार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते हैं और देश के मुसलमानों में संघ को लेकर जो छवि है वो भी संघ की एक चिंता है। इसलिए संघ की इस बैठक में समाज के अलग अलग वर्गों के बीच समरसता कैसे बनी रहे, इस पर भी विचार हुआ। खासतौर से पिछले कुछ वक्त से देखा गया है कि संघ मुस्लिम समुदाय में छवि को सुधारने की कोशिश में जुटा है और ऐसा माना भी जा रहा है कि संघ ने मुस्लिम समुदाय के लिए कई खास प्रोग्राम चलाए भी है, जिसमें मुसलमानों को संघ से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस मुद्दे पर भी दत्तात्रेय होसबोले ने संघ का पक्ष बताया। जैसे जैसे वहां से इनविटेशंस आते हैं, झुकाव दिखाई देते हैं, उनकी इच्छा होती है मिलने के, संवाद करने के, उस प्रकार रिस्पॉन्ड करते हैं। शुरुआत वहां से आउटरीच नहीं है संघ के, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू दी पॉजिटिव स्टेप्स फ्रॉम दैट साइड। तो उन्होंने बुलाया है, तो वो बुलाते, आरएसएस पर विश्वास उनको है, कुछ लोगों को नहीं है, तो जिनको है उनको हम स्वीकार करते हैं, आमंत्रण करते हैं, मिलते हैं। मिलने में, चाय पीने में कोई अर्थ नहीं। हम तो दुनिया को एक कुटुंब मानते हैं, हमारा कोई द्वेष नहीं है किसी मत धर्म, सब राष्ट्र के हित में काम करना चाहिए, ये हमारा पक्का है। हम अपने जमीन पर ऐसे हैं, जहाँ जाते हैं वही बताते हैं, और मिलना किसी की इच्छा है मिलते हैं, मुसलमान से मिलते हैं, ईसाई से भी मिलते हैं, विदेश के लोग भी आकर मिलना चाहते हैं। वी आर एन ओपन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर रेडी टू मीट एनीबडी जो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं मिलने के, बात करने के, संवाद करने के, डायलॉग करने के। तो जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ बात होती है, अच्छे है, लोकतंत्र यही है। पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि संघ का मुस्लिम समुदाय के प्रति भाव पहले से ज्यादा सॉफ्ट नजर आने लगा है। आपको याद होगा कि वर्ष 2022 में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ डॉक्टर उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की थी। इससे पहले वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी और दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग के साथ भी, और उनके साथ साथ कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों से भी मुलाकात कर चुके थे। इस तरह के कदमों को संघ की बदलती सोच की तरफ पेश किया गया था। मोहन भागवत समय समय पर यह कहते भी रहे कि भारत के हिंदू और मुसलमानों की पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन दोनों का DNA एक है। इसी तरह के बयानों ने संघ का मुसलमानों के प्रति बदलती सोच को बार बार दर्शाने का काम किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसको आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। इसमें केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध किया। इस हलफनामे में कहा गया कि समलैंगिक विवाह की तुलना भारतीय परिवार की पति पत्नी से पैदा हुए बच्चों के विचार से नहीं की जा सकती है, और केंद्र ने साफ किया है कि भारत में विवाह की पारंपरिक अवधारणा महिला और पुरुष के संबंधों को मानती है। अब सुप्रीम कोर्ट सोमवार को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। LGBTQ समुदाय को लेकर पूरे विश्व में एक मुक्त विचारधारा की तरह ये फैल रही है और कई मंचों से इस समुदाय को समाज का हिस्सा मानने के लिए आवाजें भी उठ रही है। लेकिन समलैंगिक विवाह को लेकर संघ के विचार भी केंद्र सरकार वाले ही हैं। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया है कोर्ट को कि सोसाइटल इम्बैलेंस आएगा, तो संघ कैसे सोचता है? संघ के कहना हमारा, मैरिजेस कैन टेक प्लेस बिटवीन टू अपोजिट जेंडर्स। ये मैंने पहले ही कहा था, आई एम ऑन रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ संघ। आप मैरिज जिसको कहते हैं वो भारतीय चिंतन में, हिंदू दर्शन में हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से यह एक संस्कार है,
षोडश संस्कार। उस संस्कार के अर्थ यह है, 2 इंडिविजुअल्स दे गेट मैरिड एंड लिव टुगेदर, लेकिन वो केवल अपने लिए नहीं है, वो एक परिवार बसाते हैं, वो समाज हित में होता है, ग्राम हित में होता है। इसलिए हमारे हिंदू जीवन पद्धति के सभी विवाह के जितने भी हमारे यहाँ रस्में हैं, मंत्र हैं वगैरह, उसमें आप दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, ये समाज जीवन को अच्छा करने के लिए। धन्यो गृहस्थाश्रम, ये हमारे यहाँ का है। इसके गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना है, यानी जो विवाह करने वाले हैं, तो वो इस आदर्श को पूरा करने के लिए है। इट इज नॉट फॉर पर्सनल फिजिकल सेक्सुअल एंजॉयमेंट, इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ संस्कार। संघ इसलिए इस विषय को जो समाज के जो रिवाज है अभी तक के, उसमें हाँ, उसमें आधुनिक काल में कुछ दहेज के पद्धति हो गए, उसको दूर करो, ऐसे कुछ विषय हो सकता है। लेकिन समाज में विवाह यह पुरुष और स्त्री। तमिलनाडु में हाल के दिनों में हिंदी भाषियों पर हुए हमलों के कुछ वीडियो वायरल हुए थे और शुरुआत में इन वीडियोस को गलत बताया गया, लेकिन बाद में ये सही पाए गए। इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है और हाल ही में कुछ और वीडियोस भी सामने आए थे जिसमें हिंदी और अन्य भाषा बोलने वाले लोगों में विवाद दिखाया गया। भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर संघ थोड़ा चिंतित नजर आया और संघ के मुताबिक भाषाई स्तर पर 2 लोगों के बीच होने वाले झगड़े राजनीति से प्रेरित हैं और संघ का यह मानना है कि भाषा के आधार पर 2 राज्यों के लोगों को लड़वाना कोरी राजनीति है। भारत में भाषा के आधार पर अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लोग पहले से हैं और उनके मंशा अब तक पूरी नहीं हुई है। वो डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, दे कैन पुट इम्पेडिमेंट्स एंड दे हैव बीन डूइंग इट एंड इट इज ओनली शॉर्ट सक्सेस फॉर देम एंड आई एम श्योर। क्योंकि भारत में देखिए, तमिलनाडु में भी जाकर जाएंगे तो हिंदी सीखने वालों के, हिंदी ट्यूशन लेने वालों की संख्या बड़ी है। जन व्यावहारिकता पर जाते हैं, विरोध हिंदी के नहीं है या तमिल के नहीं है या और किसी के नहीं है, विरोध नहीं है। ये जो राजनीतिक अपने चाल चलाने के लिए कुछ पॉलिटिकल एजेंडा है, ऊपर के लेवल पर थोड़ा सा कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वो है मातृभाषा के बारे में लोगों के आग्रह रहना ठीक है, दूसरी भाषा का विरोध द्वेष करना या नहीं होता, क्योंकि लोगों को व्यावहारिकता मालूम है और देश एक है, लोगों को पक्का है। इसलिए अंतर्भाषा विवाह भी हो रहे हैं, अंतर्भाषा जीवन भी हो रहा है। इसलिए संघ भी इन सारे विषयों को भरपूर समर्थन करके आगे बढ़ा है। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने और माना यह जा रहा है कि इस तरह की बैठक के जरिए मिशन 2024 शुरू कर दिया गया है और इसके लिए संघ चाहता है कि वो हर धर्म और वर्ग के साथ अच्छे संबंध बनाए और 3 दिवसीय बैठक का मकसद भी यही था। कई बार देखा गया है कि संघ खुद पर हुए हमलों पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन राहुल गांधी के बयानों के बाद शायद पहली बार संघ ने इतनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसको हमने भी आपको सुनवाया। जी न्यूज़।